नमस्कार, मैं कंचन बाला दूरदर्शन के कार्यक्रम और भी है राहें में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य होता है कि जितने भी छात्र अपने करियर को लेकर परेशान हैं कि आगे वो किस पथ पर अपनी राह बनाएं, तो हम उस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। और आज इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर राज किशोर राम जी, जो कि मनोविज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। जैसा कि आपने बताया, मैं डॉक्टर राज किशोर राम, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी मारवाड़ी कॉलेज में कार्यरत हूँ और इस क्षेत्र में मैं पिछले 12 सालों से कार्यरत हूँ और स्टूडेंट लाइफ को भी इंक्लूड करें तो कुल मिला के मैं साइकोलॉजी के फील्ड में 24 सालों से साइकोलॉजी को समझने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये तो सर परिचय की बात हो गई। अगर विषय पर आएँ और मैं जानना चाहती हूँ या हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि सर मनोविज्ञान क्या है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। मनोविज्ञान एक बड़ा ही सुंदर विषय है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जो अगर सामान्य भाषा में बात करें तो मनुष्य के व्यवहार को नज़दीक से समझने का एक विषय है ना, जिससे ढेर सारी चीज़ों को समझने में आसानी होती है। लेकिन अगर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो इसको ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं फॉर्मली कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन करता है। कोई व्यक्ति कोई व्यवहार को क्यों करता है ना, इसको नज़दीक से समझने में ये विषय हमें मदद करता है। तो ये तो सर परिभाषा की बात हो गई और बहुत अच्छे से आपने डिफ़ाइन किया कि मनोविज्ञान क्या है। अगर 12th के बाद बच्चे इसमें करियर बनाना चाहें, क्योंकि 12th एक ऐसा स्टेज होता है लाइफ का जब लोग सोचते हैं कि अब आगे कौन सी फील्ड चुने, साइंस चुने, आर्ट्स चुने, कॉमर्स चुने, तो वो कैसे मनोविज्ञान के क्षेत्र में अपना करियर बनाएं? इसको अगर बेहतर तरीके से समझें तो ये कि 12th के बाद तो मनोविज्ञान में डायरेक्ट रूप से अपॉर्चुनिटी नहीं है, कैरियर नहीं है। उसके लिए मनोविज्ञान के रास्ते पर आगे आना होगा। कैरियर बीए साइकोलॉजी या बीएससी साइकोलॉजी के बाद से स्टार्ट होता है ना। लेकिन जो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी हैं मनोविज्ञान के फील्ड में वो एमए साइकोलॉजी या एमएससी साइकोलॉजी के बाद स्टार्ट होते हैं, जिसमें कि आप बीए या बीएससी साइकोलॉजी या एमए और एमएससी साइकोलॉजी के बाद एक तो है कि अगर +2 के फील्ड में आपको जाना है ना, तो बीएड करने की आवश्यकता होती है किसी भी बीएड कॉलेजेस से, या जिस कॉलेजेस में बीएड की पढ़ाई हो रही है उससे बीएड करने की आवश्यकता होती है आफ्टर एमए और एमएससी साइकोलॉजी। लेकिन आप बीए और बीए साइकोलॉजी के बाद फिर आपको एमए या एमएससी साइकोलॉजी करने हैं। लेकिन मैक्सिमम जो बेहतर करियर अपॉर्चुनिटी स्टार्ट होती है साइकोलॉजी में वो एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी के बाद होती है ना, जिसमें कि बहुत ही आकर्षक सैलरी होते हैं। मैं अपने शब्दों में हमेशा कहता हूं कि जिसने भी एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी कर लिया है वो व्यक्ति या वो स्टूडेंट्स कभी भी बेरोजगार नहीं रहता है। थोड़े समय में या थोड़े एफर्ट्स के बाद उसको अच्छी सैलरी वाले जॉब मिल जाते हैं। हो सकता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ही, लेकिन सैलरी बहुत अच्छे होते हैं। और दूसरा जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये है कि इस विषय में जब आप काम करते हैं तो सम्मान बहुत मिलता है, इतना ज़्यादा जितना कि स्टूडेंट इमेजिन नहीं कर सकता है, कहीं उससे ज़्यादा सम्मान मिलता है। क्योंकि ये एक तरह से एक तो प्रोफेशन है, दूसरी तरफ से परोपकार का काम है ना, जिसमें कि लोगों के जो मानसिक और व्यवहारिक समस्याएं हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन समस्याओं को वो फेस कर रहा है, जहाँ पर वो डिसीज़न नहीं ले पा रहा है, हम एक मनोवैज्ञानिक के तौर पर उसको डिसीज़न लेने में मदद कर रहे हैं ताकि वो अपने जीवन को बेहतर बना सके। और इसके आगे पीएचडी साइकोलॉजी करते हैं, पीएचडी क्लिनिकल साइकोलॉजी करते हैं, पीएचडी रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी करते हैं, पीएचडी कॉग्निटिव साइकोलॉजी करते हैं, पीएचडी न्यूरो साइकोलॉजी करते हैं। इस तरह से
अगर हम एक छोटे एरिया में साइकोलॉजी को बांध के रखना चाहें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो काफ़ी विस्तार है इस क्षेत्र में। मैं दूसरे शब्दों में कहता हूँ, अपने स्टूडेंट से बार बार कहता हूँ कि मनोविज्ञान का इम्पोर्टेंस इतना है कि इसका महत्व को देखते हुए हर स्ट्रीम में इसको इंक्लूड करने की कोशिश किया गया है, शामिल करने की कोशिश किया गया है। इंजीनियरिंग में भी साइकोलॉजी की पढ़ाई होती है, चाहे आप बीटेक कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो, एक सब्जेक्ट के रूप में साइकोलॉजी होती है। ये अलग बात है कि वहाँ पर उसका नाम अलग होता है, ह्यूमन इंजीनियरिंग होगा या समथिंग ऐसे कुछ। मेडिकल साइंस में भी देखें तो एक सब्जेक्ट साइकोलॉजी के रूप में होता है जिसको साइकाट्री और ऐसे। आप एजुकेशन के फील्ड में अगर बात करेंगे तो बीएड और एमएड तो साइकोलॉजी का इंक्लूजन से ही डेवलप होता है। बीएड और एमएड साइकोलॉजी को हटा के आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक आप बच्चों के व्यवहार को समझेंगे नहीं, बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे। बच्चों को पढ़ाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, पहले उनके व्यवहार, उनके मन मस्तिष्क को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग तरह के बच्चों की कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो उनके कैपेसिटी के अनुसार हम उनको कैसे ट्रेन करें, कैसे शिक्षित करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सर, मेन 3 तरह के स्ट्रीम होते हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। तो अगर हम मनोविज्ञान को देखें तो ये मुख्यतः कौन से स्ट्रीम में आता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली में ये दोनों ही तरह के सब्जेक्ट, कॉमर्स में तो ये इंक्लूड नहीं होता है, साइंस और आर्ट्स दोनों ही सब्जेक्ट्स में इसको इंक्लूड करते हैं। इसको थोड़ा समझना मेरे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट है कि ऐसा क्यों होता है, पर मैं अपने शब्दों में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली जब हिंदी प्रदेश के राज्यों में देखेंगे ना, तो इसको आर्ट्स के तौर पर पढ़ाई करते हैं। यहाँ के यूनिवर्सिटी आर्ट्स के अंदर इसको इंक्लूड करके प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप झारखंड में देखेंगे, बिहार में देखेंगे, छत्तीसगढ़ में देखेंगे, एमपी में देखेंगे, बहुत हद तक यूपी में देखेंगे और दिल्ली में देखेंगे। तो यहाँ पर इसको आर्ट्स स्ट्रीम के तौर पर लेते हैं। लेकिन इसके अलावा दूसरे स्टेट में देखेंगे, हमारे नज़दीकी स्टेट जो हैं वेस्ट बंगाल है, आप वहाँ देखेंगे तो इसको साइंस के तौर पर लेते हैं। दिल्ली और दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी कई सारे कॉलेजेज और इंस्टीट्यूशन में इसको साइंस के तौर पर लेते हैं। और साउथ इंडिया में कहेंगे तो पूरे प्रदेश में, पूरे एरिया में इसको साइंस के स्ट्रीम के रूप में पढ़ाई करते हैं। तो मुख्यतः मतलब ये विज्ञान और आर्ट्स दोनों में आ जाता है। दोनों में आ जाता सर, इसकी पढ़ाई कैसे करवाई जाती है? कौन कौन से सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड होते हैं? इसका जो ब्रांचेज हैं वो बहुत तरह के हैं, है ना, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि पहला जो जनरली जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं या जनरली जो टीचर्स बिलोंग करते हैं जिस ब्रांच से, वो सोशल साइकोलॉजी होती है कि सोशल साइकोलॉजी है। फिर उसका एक दूसरा वास्ट स्ट्रीम है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, पर्सनालिटी साइकोलॉजी है, एजुकेशन साइकोलॉजी है, काउंसलिंग साइकोलॉजी है, क्रिमिनल साइकोलॉजी है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, डिफेंस साइकोलॉजी है, एरोस्पेस साइकोलॉजी है, योगा साइकोलॉजी है, बुद्धिस्ट साइकोलॉजी है, न्यूरो साइकोलॉजी है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी है ना। तो दुनिया भर के इसके ब्रांचेज हैं, मतलब अंगुली में नहीं गिन सकते हैं, हर क्षेत्र में है। हाँ, नहीं, इसका रेंज बहुत वाइड है है ना। तो मैं अपने शब्दों में कहता हूँ कि जहाँ जहाँ ह्यूमन बिहेवियर होता है या ह्यूमन बीइंग होते हैं, वो साइकोलॉजी की उपयोगिता अपने आप वहाँ आ जाती है। तो जिस फील्ड में ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होकर कार्य करते हैं, तो वहाँ साइकोलॉजी आ जाती है और उसके ब्रांचेज होते हैं। एक शब्द आपने कहा, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। यस। हमने तो कई तरह के साइकोलॉजी के बारे में सुना है, जिसमें कि मस्तिष्क एक मेन मुद्दा है या लोगों का बिहेवियर, लेकिन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे। तो इसके बारे में बताइए सर। स्पोर्ट साइकोलॉजी, जैसे आप जानते हैं कि शारीरिक क्षमता एक बात होती है ना, लेकिन अगर मानसिक क्षमता मतलब मेंटली अगर वो बूस्ट अप नहीं होगा, उसमें मोटिवेशन की कमी होगी, उसमें विल की कमी होगी, उसमें इंटरेस्ट की कमी होगी, तो वो गेम में बहुत अच्छा नहीं कर सकता है ना, फिजिकल कॉम्पिटेंसी होने के बावजूद भी, है ना। तो इसीलिए स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ताकि उन सब चीज़ों या उनकी कमियों को उनके सामने ला के उसको ठीक करवाने में मदद कर सकें, ताकि वो स्पोर्ट में अच्छा
कर सकते हैं आप। जैसे कि जो नेशनल टीम होता है ना, आप उसमें देखेंगे कि एक साइकोलॉजिस्ट उसमें अपॉइंट किए जाते हैं, उनके टीम में एक होते हैं, इसलिए होते हैं ताकि जो कमियां बार बार रिपीट कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके सामने ला सके ताकि उनका स्पोर्ट बेहतर हो सके, या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल उनसे बात कर सकें कि ये जो आपका प्ले जो ख़राब हो रहा है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसको फाइंड आउट करके उनके सामने लाने की कोशिश करते हैं और फिर उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो बिना साइकोलॉजी का स्पोर्ट्स बहुत ऊपर तक नहीं जा सकता है। तो उसको कई बार कोच या गाइड के रूप में भी कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट अपने स्तर पर किस तरह का सुविधा मुहैया कराना चाहती है। सर, अगर किताबों की बात करूं मैं, तो एक कन्फ्यूज़न ये भी होता है कि किस राइटर का किताब हमें पढ़ना चाहिए या कौन से राइटर अच्छे हैं। तो किताबों के बारे में आप विद्यार्थियों को कुछ बताएं। किताबों के बारे में बात करेंगे तो ये क्रिटिसिज्म का मामला हो जाएगा, तो मैं बहुत ज़्यादा फोकस इस पर नहीं करना चाहता हूँ, पर कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि जो ये सब्जेक्ट को कोई एक रीजन में बांध के नहीं रख सकते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि ये नेशनल सब्जेक्ट है या रीजनल सब्जेक्ट है। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम अपने अंदर ही कमी को उत्पन्न कर रहे हैं। सबसे पहले ये सोचना है कि ये इंटरनेशनल सब्जेक्ट है ना। जिस टॉपिक की पढ़ाई हम इंडिया में या रांची यूनिवर्सिटी में या झारखंड में कर रहे होते हैं, सेम वही टॉपिक की पढ़ाई अमेरिका में, जापान में, चाइना में, मतलब जितने भी कंट्री हैं सब जगह वही। तो इसमें जो स्टैंडर्ड होता है वो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए सिमिलर होता है, न कि अलग अलग होता है। तो मैं किताबों की बात करूं तो अगर बेहतर किताब की बात करूं तो जो इंटरनेशनल लेवल के राइटर्स हैं ऑब्वियसली उनके किताब बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन चूँकि हम हिंदी प्रदेश में हैं और यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश मीडियम के नहीं हैं। इंटरनेशनल बुक्स का मतलब है इंग्लिश, तो हम हिंदी प्रदेश से हैं, तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हिंदी में कौन सी किताबें पढ़ें। तो मैं कोई राइटर का नाम तो नहीं बताऊँगा क्योंकि ये अपने आप में क्रिटिसिज्म हो जाएगा, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि स्टूडेंट्स बुक स्टॉल जाएं, है ना, सिलेबस लेके जाएं, लैंग्वेज तो उनको आती है, वो पलट के देखें, थोड़ा सा पढ़ें, जिनका लैंग्वेज आसान लगे, है ना, जिनका राइटिंग स्टाइल में क्लैरिटी हो, है ना, उनके बुक परचेज करें। सर, अगर एडमिशन की बात करूँ मैं, तो कैसे एडमिशन मिल सकता है मनोविज्ञान में? जैसे आपने कहा कि 12th के बाद आगे BA या MA करने के बाद ही आप इसमें काम कर सकते हैं आगे, तो एडमिशन सर कैसे लें और कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है अगर राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं बात करूं तो? अगर पहले तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर झारखंड लेवल पर बात करें, चूँकि हम झारखंड से हैं और चूँकि यहाँ के स्टूडेंट्स भी हमें देख रहे होंगे आपके माध्यम से, तो यहाँ कई सारे यूनिवर्सिटी हैं और यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन की प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया से BA या MA में इनकी एडमिशन हो सकती है। मतलब किसी विशेष तरह का एग्ज़ाम हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती बेसिकली अभी तक, लेकिन अभी नया प्रोविजंस के तहत तो सारे सब्जेक्ट को CUT का एग्ज़ाम लिखना होता है, उसके बाद एडमिशन। आजकल एडमिशन भी सेंट्रलाइज्ड हो गया है जिसमें चांसलर पोर्टल के माध्यम से एडमिशन लेना होता है और उस CUT लिखेंगे और फिर लिस्ट आएगा और फिर एडमिशन लेंगे। तो जो दूसरे सब्जेक्ट के लिए जो क्राइटेरिया है सेम वही क्राइटेरिया इसके लिए भी है, लेकिन यहाँ से बाहर की बात करें दूसरे यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली वगैरह में, तो इंट्रेंस बेस्ड होता है। साउथ इंडिया जैसे कि बहुत टॉप पर जो यूनिवर्सिटी चलती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी है और बेंगलोर वगैरह के यूनिवर्सिटी हैं। आप हिंदी प्रदेश में चले जाएंगे तो BHU हैं, है ना, मुंबई में कई सारे यूनिवर्सिटी हैं, तो इनमें इंट्रेंस बेस्ड पर एडमिशन होते हैं। तो ये तो सर एडमिशन की बात हो गई। अगर इस क्षेत्र में रोजगार की बात करूं, क्या संभावनाएं हैं, तो उस बारे में सर क्या बताएंगे आप? जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि जब इसकी महत्व इतनी है तो रोजगार कैसे कम हो सकता है ना। जब ये अलग अलग स्ट्रीम में साथ होके उसमें उसको एम्पावर करता है, दूसरे सब्जेक्ट को एम्पावर कर सकता है, तो ये खुद कैसे कमज़ोर हो सकता है। तो इसमें असीमित संभावनाएं हैं, है ना। जितना व्यक्ति सोच नहीं सकता है
उतनी इसमें संभावनाएं। ज़रूरत ये है कि स्टूडेंट्स अपने अंदर कॉम्पिटेंसी डेवलप करे, स्किल डेवलप करे, नॉलेज को एम्पावर करे, है ना। इसकी कमी के कारण अपॉर्चुनिटी में कमी आ जाती है। चीज़ों को समझे, राइट वे में इस चीज़ों को समझे। और आजकल गूगल है, जैसे कि कई सारे इंफॉर्मेशन इजीली प्रोवाइड हो जाते हैं, मिल जाते हैं, लेकिन राइट इन्फॉर्मेशन लेके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। दुनिया भर की अपॉर्चुनिटी हैं, जिसमें कि अगर बहुत छोटे लेवल पर बात किया जाए, छोटा है नहीं लेकिन छोटे लेवल पर बात किया जाए, तो काउंसलिंग एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, जो आफ्टर बीए और पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड गाइडेंस, या पीजी डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी, या पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग, या पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, ऐसे कई सारे स्पेशलाइजेशन हैं उसमें करके काउंसलिंग के फील्ड में आ सकता है वो। और काउंसलिंग में गवर्नमेंट भी एज ए काउंसलर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, एनजीओज भी हैं, स्कूल भी हैं। स्कूल एक हॉट प्लेस बन गया है जहाँ पर काउंसलर को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है बेसिकली, कि सारे स्कूल्स को काउंसलर अपॉइंट करने हैं, ताकि स्टूडेंट्स के जो एकेडमिक कैरियर है उसमें बेहतर साबित हो सके, वो बेहतर गाइडेंस मिल सके वो। तो लेकिन अब ये स्कूल प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है कि वो काउंसलर को अपॉइंट किया है कि नहीं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है। तो एक हॉट प्लेस जो कैरियर अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और स्कूल, इवन सिर्फ स्कूल नहीं, कॉलेजेज और यूनिवर्सिटी को भी काउंसलर अपॉइंट करने हैं। ये अलग बात है कि कॉलेजेज और यूनिवर्सिटी काउंसलिंग सेल बना के उसमें काउंसलिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, मोर और लेस। जी, तो सर मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है, जब मनोविज्ञान के बारे में बात करते हैं तो लोग काफ़ी सतर्क हो जाते हैं, उनके दिमाग में एक चीज़ उभरती है कि अच्छा ये मनोविज्ञान का विद्यार्थी है या इसने मनोविज्ञान को जाना है तो ये चेहरा पढ़ सकता है या हमारे स्वभाव को पढ़ सकता है। तो इस में कितनी सच्चाई है या ये कितना मिथ है सर? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है ना सबके लिए, कि जनरली जो सामान्य पॉपुलेशन है उसमें अगर हम जाके कहें कि हम बीए साइकोलॉजी कर रहे हैं या एमए साइकोलॉजी कर रहे हैं, तो उनके एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। अच्छा हमको देख के बताओ क्या समझ रहे हो मेरे बारे में जी। तो कई बार ये होता है कि हम अपनी नॉलेज की कमी के कारण कुछ भी कहने लगते हैं उनके बारे में कि ये, लेकिन ये एक तरह का मिथ्स है ना। क्योंकि जैसा डेफिनेशन में पहले हमने स्टार्ट किया था कि साइकोलॉजी साइंस है ना, तो साइंस ऐसे किसी चीज़ में प्रिडिक्शन नहीं करता है ना। तो साइंस का मतलब है कि एक्सपेरिमेंट होगा पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, तो ये भी साइंस है। तो तब तक हम किसी के बारे में कुछ भी कहने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, कहना संभव नहीं हो सकता है जब तक हम उसके ऊपर साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई नहीं कर लेते हैं जी। है ना, और उसके फाइंडिंग्स नहीं आ जाते हैं। तो हम अगर कुछ भी प्रिडिक्शन करेंगे किसी के बारे में तो वो साइकोलॉजिकल टेस्ट के बेस पर होगा, जो उसके फाइंडिंग्स कहेंगे उसके बारे में, तब उसके बारे में बेहतर तरीके से हम बात कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो इस तरह से ये मिथ है। सर मनोविज्ञान की बात करूं तो जैसा कि आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में बात की, तो क्या कोई विद्यार्थी जो मनोविज्ञान से अपनी पढ़ाई जिसने पूरी की हो, क्या वो चिकित्सा के क्षेत्र में हाथ बटा सकता है या फिर वहाँ रोजगार के अवसर ढूंढ सकता है वो? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं जब स्टूडेंट्स नए हमारी क्लासेस को ज्वाइन करते हैं तो मैं बोलता हूँ कि तुमको पता है क्या कि तुम आर्ट्स पढ़ के डॉक्टर बन सकते हो तुम जी, है ना। तो स्टूडेंट्स कई बार सरप्राइज हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है ना। मैं बोलता हूँ कि हो सकता है जी। कि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इसको पढ़ के तुम आने वाले समय में डॉक्टर की तरह ट्रीटमेंट कर सकते हो जी। ये ट्रीटमेंट का वे अलग हो सकता है ना, लेकिन वो मेडिकल साइंस का पार्ट ही होता है। तो ऑब्वियसली ये होता है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए बेसिकली एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी मेंटल हॉस्पिटल या जो भी यूनिवर्सिटी करवाते हैं उनका रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलिएशन होना अनिवार्य होता है। अच्छा। तो वैसे जगहों से वो एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी करते हैं तो आगे जाके मेंटल हेल्थ और जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, है ना, तो उसको ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन के लिए उपयोगी हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। और ऑब्वियसली चूँकि मेडिकल साइंस का पार्ट
हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से आपके मेडिकल स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग होती है प्रॉपर तरीके से, उसी तरह से प्रॉपर तरीके से ये एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उसके लिए ट्रेनिंग होते हैं। मेंटल हॉस्पिटल में या जनरल यूनिवर्सिटी में भी होते हैं, लेकिन उनको भी किसी मेंटल हॉस्पिटल से टाई अप करके वहाँ से इंटर्नशिप करवाना होता है, तब उनकी कोर्स पूरी होगी, अदरवाइज नहीं। हाँ, एक सवाल भी था सर मेरा कि बीए के बाद बीए मनोविज्ञान से करने के बाद या एमफिल करने के बाद इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी होता है आजकल, तो वो कैसे करें और कैसी चीज़ें सिखाई जाती है इंटर्नशिप के दौरान? एक्चुअली में यूनिवर्सिटी किस स्पेशलाइजेशन को फोकस कर रही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। लेकिन जो यूनिवर्सिटी अच्छे होते हैं वो मल्टीपल स्पेशलाइजेशन में इंटर्नशिप करवाते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटी उतने सक्षम नहीं होते हैं या स्टूडेंट्स उतने विजिट करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, क्योंकि फाइनेंस कहीं ना कहीं एक इशू आ जाता है कि कोई पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के लिए दूसरे प्लेस में जाना है तो रहना खाना और वो सब चीज़ें आ जाते हैं, तो स्टूडेंट उतना बियर कर सकता है कि नहीं, ये एक इम्पोर्टेंट इशू हो जाता है। लेकिन जनरली जो यूनिवर्सिटियाँ जिनके नज़दीक में वो पर्टिकुलर तरह का स्पेशलाइजेशन होता है तो वहाँ से इंटर्नशिप करते हैं। अगर रांची की बात करें, झारखंड की बात करें, तो यहाँ इंटर्नशिप के लिए कई सारे प्लेसेस हैं जहाँ पर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस अपने स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए 1 वीक या 1 मंथ्स के लिए भेजते हैं, जिसमें कि CIP नो डाउट एशिया का एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल है, और वहाँ भी एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी और PhD क्लिनिकल साइकोलॉजी के कोर्सेज करवाए जाते हैं। दूसरा रिनपास रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एंड अलाइड साइंसेज, दूसरा रांची और झारखंड का बड़ा मेंटल हॉस्पिटल है जिसमें इंटर्नशिप करवाए जाते हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस भेजते हैं इंटर्नशिप के लिए, और वहाँ भी एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी और PhD क्लिनिकल साइकोलॉजी के कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा कई सारे स्पेशल स्कूल हैं, जैसे कि दीप शिखा एक पॉपुलर स्कूल है झारखंड में और रांची में, वहाँ भी इंटर्नशिप होते हैं। इसके अलावा जनरल हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेजेस में जिसमें साइकेट्री डिपार्टमेंट हो, या जैसे कैंसर स्पेशलाइजेशन जो हॉस्पिटल हैं उससे भी जाके इंटर्नशिप करते हैं ऐसे। तो यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस क्या चाहती है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, किसी भी विषय को पढ़ने के लिए जागरूकता सबसे प्रमुख चीज़ है। तो बच्चे मनोविज्ञान को ही क्यों चुने, और माँ बाप जो होते हैं करियर में बहुत सहयोग करते हैं, तो माँ बाप कैसे सहयोग करें बच्चों को, इस बारे में बताइए कि मनोविज्ञान की पढ़ाई हमें क्यों करनी चाहिए? पहले ही इसका आंसर हमने देने की कोशिश किया है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मानव व्यवहार को नज़दीक से समझने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। बिल्कुल कि एक्चुअली में साइंस और इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस ये है कि साइंस का जो सब्जेक्ट मैटर है वो स्टेबल होता है ना, मूव नहीं करता है, और साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है ना वो मूवेबल है। कि जैसे कि अगर एग्जांपल्स को ऐड करने की कोशिश करें तो ये कि एक व्यक्ति हंसता है तो हम कैसे समझेंगे कि वो खुशी के कारण हंस रहा है ना, तो ये मूवेबल है। तो कई बार वो खुशी के कारण भी हंस सकता है, वो कई बार एबनॉर्मल कंडीशन के कारण भी हंस सकता है ना, वो कई बार दुखी है तो भी हंस सकता है ना। तो उसके कारण क्या हैं ये समझने में हमें मनोविज्ञान बहुत हद तक मदद करता है। आजकल सर बच्चे अपने करियर को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं, और बच्चे परेशान होते हैं तो माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं। तो सर हमारे बच्चों को और जितने भी दर्शक हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? पहली बात तो ये है कि जैसा हम लोगों ने पहले ही डिस्कशन किया कि ये आर्ट्स स्ट्रीम और साइंस स्ट्रीम में आता है, तो होता क्या है, जो हमने पर्सनली जो अनुभव किया है स्टूडेंट के साथ, वो ये किया है कि स्टूडेंट्स में उतनी क्यूरियोसिटी नहीं रह पाती है कई बार, जिससे कि सब्जेक्ट को डेप्थ लेवल पर जाके जान सके। तो शायद हमको ऐसा लगता है कि उनके माइंड में ये बात आ जाता है कि आर्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं जी, तो शायद मेरे अनुसार इसीलिए उनमें थोड़ा सा इजी गोइंग आ जाता है कि अरे ये आर्ट्स है, इसमें क्या है ऐसे। लेकिन मैं हर स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ कि यह कहता भी हूँ कि इसको आर्ट्स समझ के पढ़ाई करने की गलती मत करो, है ना।
फिर आप जो कैरियर अपॉर्चुनिटी आपको मिलना चाहिए शायद नहीं मिल पाए। आप इसको साइंस समझ के पढ़ाई करो, जी जी, है ना, तो मेंटल कंडीशन चेंज हो जाते हैं। जैसे आप साइंस, चूँकि साइंस है ना, तो जैसे ही साइंस समझ के पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपका फोकस बढ़ जाता है कि अरे डिफ़िकल्टीज़ है ना, प्रॉब्लम होंगे, ये वो रेगुलर प्रैक्टिस करने हैं और वो सारी चीज़ें। तो ये तो हमें स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन हम स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आपके माध्यम से और प्रसार भारती के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कैरियर अपॉर्चुनिटी के प्रति लोग उतना सतर्क इसलिए भी नहीं हो पाते हैं क्योंकि यह सब्जेक्ट +2 के बाद से स्टार्ट होता है या +2 से स्टार्ट होता है। हम स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि मनोविज्ञान की पढ़ाई, साइकोलॉजी की पढ़ाई स्कूल लेवल से स्टार्ट करें। अगर 6 से स्टार्ट करें तो जिस तरह से हम इसको स्किप करने की कोशिश करते हैं इसका अपोजिट हो जाएगा। इसका महत्व स्टूडेंट ज़्यादा लेने लगेंगे क्योंकि एक कैरियर अपॉर्चुनिटी स्कूल लेवल से ही स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज की इस कड़ी में इतना ही। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर से मिलने आऊँगी आपसे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।